सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के थर्ड चैप्टर सॉइल कोलॉइड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कोलॉइड्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द कोला और ओड्स से बना है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान। थॉमस ग्राहम एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनको कोलॉइड रसायन का जनक कहा जाता है। तो इस पाठ में अब हम मृदा कोलॉइड्स, उनके प्रकार, उनका महत्व, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। कोलॉइड्स की परिभाषा: ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन, ये इसकी इकाई है, और अधिकतम इनका व्यास 500 मिली माइक्रोन हो सकता है, एवं कोलाइडल गुण रखते हो। कोलाइड गुणों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है तथा कोलाइडल गुण रखते हो, मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोलॉइड्स के गुण, तो इनमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला है विषमांगता। विषमांगता का अर्थ होता है इसमें 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं पाई जाती है और इनका विलयन वास्तविक विलयन नहीं होता है। इनका विलयन विषमांगी होता है। इनमें 2 प्रावस्था होती है, अपकीर्ण प्रावस्था ठोस होती है और अपकीर्ण माध्यम द्रव होता है। अलग अलग अवस्थाओं के कारण इसको विषमांगी विलयन कहते हैं। दूसरा गुण है विसरण। अर्धपारगम्य झिल्लियों में से होता है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते। नंबर 3 ब्राउनियन गति है। अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन करते रहते हैं। इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। कणों का आकार जितना छोटा होता है वह उतनी ही तीव्र गति करते हैं। तो ये कण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और इस गति को कहते हैं ब्राउनियन गति। जैसे ही देखो, ये कण एक दूसरे से टकराएंगे और ये प्रक्रिया लगातार इसमें चलती रहती है। इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। नंबर 4 है विद्युत आवेश। कोलाइडी कणों पे आवेश पाया जाता है और इन कणों पे ऋण आवेश होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऋण आवेश कोलाइडी कणों पे पाया जाता है। इस कारण से ये धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नंबर 5 है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारने पर प्रकाश किरणों को प्रसारित करते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये साधारण विलयन है और ये यहाँ पे कोलाइड विलयन है। तो जब टॉर्च से प्रकाश इनके ऊपर गिराते हैं तो साधारण विलयन में प्रकाश किरण पुंज दिखाई नहीं देता, जबकि कोलाइड विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नंबर 6 है अधिशोषण। अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया होती है, यानी ये किसी पदार्थ की सतह पे होती है, जबकि अवशोषण अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम अधिशोषण के बारे में जानेंगे। कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है। हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है, अतः जो धनायन होते हैं उनको ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनको सतह पे धारित कर लेते हैं, यानी उनको सतह पे अपने पे धारित कर लेंगे, जिसे अधिशोषण कहते हैं। जैसे ये कोई कोलाइडी कण है, यहाँ पे ये कोलाइडी कण है और ये धनायन है।
यहाँ पे कोलाइडी कणों के ऊपर हम जानते हैं कि माइनस आवेश होता है, यानी ऋण आवेश होता है, और ये धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसको कहते हैं अधिशोषण। नंबर 7 है अवक्षेपण। कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघटे। विद्युत अपघटे वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में डालने पर अपघटित हो जाते हैं, यानी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो यदि विद्युत अपघटे को कोलाइडी विलयन में मिलाया जाए तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष गुण मृदा कोलाइड्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम उन गुणों के बारे में जानेंगे। पहला है, और कोलाइडी कणों का 8वां गुण है ससंजन एवं आसंजन। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल को ससंजन तथा असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन कहते हैं। समान अणु जैसे जल के दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल को ससंजन, और जल के अणु और मृदा के कण के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन कहते हैं। मृदा कोलाइड्स में यह गुण भी पाया जाता है। नंबर 9 है सुगठिता। जिस प्रकार हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और वापस छोड़ने पर वापस वो अपनी स्थिति में आ जाती है, तो इसी प्रकार सिलिकेट्स क्ले जो होती है उनमें यह गुण पाया जाता है। बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा बल हटाने पर वापस उसी रूप में आ जाती है। इसको सुगठिता कहते हैं। यह गुण सबसे अधिक मोंटमोरिलोनाइट समूह होता है तथा सबसे कम केओलिनाइट समूह में पाया जाता है। ये सिलिकेट क्ले के प्रकार है जो आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। 10वें गुण है इनका। नंबर 10 उर्नी पिंडन तथा विउर्नी पिंडन। हम जानते हैं कि मृत्तिका के कणों पे ऋण आवेश होता है। अब यदि इसमें कोई विद्युत अपघटे मिला दिया जाए तो मृत्तिका के कणों का ऋण आवेश समाप्त हो जाता है और ये कण आपस में मिलकर समुच्चय यानी ग्रुप्स बनाते हैं, जिसे उर्नी पिंडन कहते हैं। यदि समुच्चय वापस कणों में टूट जाता है तो इसे विउर्नी पिंडन कहते हैं। नंबर 11 फैलाव एवं संकुचन। मृदा कोलाइड्स जल के संपर्क में आने पर जल को सोख लेते हैं तथा इनमें फैलाव होता है। मृदा कोलाइड्स जल के संपर्क में आने पर जल को सोखकर फूल जाते हैं, जिसे फैलाव कहते हैं। जल सूखने की दशाओं में वापस ये सिकुड़ जाते हैं, उसे संकुचन कहते हैं। यह गुण भी मोंटमोरिलोनाइट में सबसे अधिक होता है तथा केओलिनाइट समूह में सबसे कम पाया जाता है। मृदा कोलाइड्स के प्रकार। मृदा कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड और नंबर 2 है कार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक कोलाइड वापस 2 प्रकार के होते हैं, सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। दोबारा देखते हैं, मृदा कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड्स तथा कार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट क्ले वापस 3 प्रकार की होती है, केओलिनाइट समूह, मोंटमोरिलोनाइट समूह और ईलाइट समूह। कार्बनिक कोलाइड में ह्यूमस आता है। अकार्बनिक कोलाइड्स, इसको खनिज कोलाइड्स भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका या क्ले होती है। अकार्बनिक कोलाइड्स में मुख्य रूप से मृत्तिका खनिज या क्ले आता है। इसके कणों का आकार 2 माइक्रोन से कम होता है, यानी बहुत छोटे कण होते हैं। सिलिकेट क्ले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके कण प्लेट्स के समान या पुस्तक के पन्नों के समान दिखाई देते हैं। इसके कणों का आकार बहुत बारीक होने से सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। इसके कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए यह धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सिलिकेट क्ले भी 3 प्रकार की होती है। पहला समूह होता है केओलिनाइट समूह। इसमें
एक खनिज पाया जाता है जिसको केओलिनाइट खनिज कहते हैं। इसकी क्रिस्टलीय इकाइयाँ जो होती है उसमें एक परत एल्यूमिना और दूसरी परत सिलिका की होती है। ये यहाँ देखिए, एक परत एल्यूमिना और एक परत सिलिका की होती है। इसलिए इसकी संरचना 1:1 प्रकार की होती है, यानी एक परत एल्यूमिना की और एक परत सिलिका की होती है। इसकी केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है। ये बात ध्यान रखें विशेष रूप से कि बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम होती है और वो होती है 3 से 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यह सेंटीमोल प्रति किलोग्राम धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक होता है। तो इसकी सबसे कम होती है 3 से 15 सी मोल का मतलब होता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसमें सुगठिता, फैलाव एवं संकुचन के गुण भी कम होते हैं। इसका संरचना सूत्र Al4 Si4 O10 OH8 होता है। ये नोट कर लें। तो ये देखिए, एक परत सिलिका, एक परत एल्यूमिना, तो इसकी केवल बाहरी सतह क्रियाशील होती है, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम होती है। नंबर 2 है मोंट मोरिलोनाइट समूह। इसमें मोंट मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। इसकी क्रिस्टलीय इकाइयों में 2 परत सिलिका और एक परत एल्यूमिना की होती है। यहाँ देखते हैं, ये परत सिलिका, ये एल्यूमिना और ये वापस सिलिका, यानी 2 परत सिलिका और एक परत एल्यूमिना, इसलिए इसको 2:1 प्रकार की संरचना भी कहते हैं। केओलिनाइट की 1:1 होती है, बाकी दोनों की 2:1 होती है। इसमें एल्यूमिना की परत बीच में होती है और सिलिका की परत दोनों तरफ होती है। यह परतें ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है। इसकी आंतरिक एवं बाहरी सतह क्रियाशील होती है। ये बाहरी सतह है यहाँ पे, ये इसकी, और ये आंतरिक सतह है, ये दोनों क्रियाशील होती है, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत अधिक होती है और होती है 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसमें सुगठिता, फैलाव एवं संकुचन के गुण भी अधिक होते हैं। इसका संरचना सूत्र Al4 Si8 O20 OH4 होता है। इन मृदाओं में सूखने पर दरारें पड़ जाती है। ये देखिए, ये धनायन है, तो इसकी बाहरी सतह पर भी अधिशोषित रहते हैं और आंतरिक सतह पर भी अधिशोषित रहते हैं, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। नंबर 3 है इलाइट समूह। इसे हाइड्रस माइका समूह भी कहते हैं और मुख्य रूप से इलाइट खनिज इसमें पाया जाता है। इसकी संरचना भी मोंट मोरिलोनाइट समूह की तरह 2:1 प्रकार की होती है। इसकी 2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम परमाणु पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये एक इकाई है और ये इसकी दूसरी इकाई है और इन दोनों के बीच में पोटेशियम पाया जाता है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता मोंट मोरिलोनाइट से कम होती है तथा केओलिनाइट समूह से अधिक होती है और उसका मान होता है 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। केओलिनाइट का ये मान 3 से 15 सेंटीमोल होता है। मोंट मोरिलोनाइट के लिए 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है और इलाइट के लिए बीच का होता है 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसमें सुगठिता, फैलाव, संकुचन के गुण भी मोंट मोरिलोनाइट से कम और केओलिनाइट से अधिक होते हैं। इसका संरचना सूत्र मोंट मोरिलोनाइट की तरह ही होता है, परंतु इसमें के परमाणु अलग से पाया जाता है। तो के Al4 Si8 O20 OH4 इसका संरचना सूत्र होता है। तो इसकी बाहरी सतह क्रियाशील होती है परंतु आंतरिक सतह कम क्रियाशील होती है, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता मोंट मोरिलोनाइट की अपेक्षा कम हो जाती है। इसमें यहाँ पर यह अंतर, ये दूरी कम पाई जाती है। मोंट मोरिलोनाइट में ये दूरी अधिक होती है तथा केओलिनाइट में ये दूरी बिल्कुल भी
नहीं होती। मृत्तिका खनिज का महत्व। मृत्तिका या कले खनिज का महत्व देखते हैं। यह मृदा के भौतिक रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति से उर्वरता बढ़ती है। हम जानते हैं कि मृत्तिका खनिज के ऊपर जो इसके कण होते हैं ये कोलाइडी कण होते हैं और उनके ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। अधिकतर पोषक तत्व धनायन होते हैं। अधिकतर पोषक तत्व धनायन होते हैं जो इन कोलाइडी कणों पे अधिशोषित होते हैं, अतः ये मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। तो पहला बिंदु यही है, मृदा उर्वरता। इनके ऊपर ऋण आवेश होने से पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनको अपनी सतह पे ये अधिशोषित कर लेते हैं और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उनको उपलब्ध करवाते हैं। अतः सिलिकेट कले या मृत्तिका खनिज की उपस्थिति से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। नंबर 2 है जल धारण क्षमता। हम जानते हैं कि मृत्तिका के कण बहुत महीन यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, अतः इस मृदा में जल धारण क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। इससे जल का निस्खलन कम हो जाता है। निस्खलन का मतलब होता है कि पानी ऊपरी परतों से रिसकर नीचे वाली परतों में चला जाता है तथा जल पौधों को उपलब्ध हो पाता है। नंबर 3 है धनायन विनिमय क्षमता। मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा में धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इसके कणों पर ऋण आवेश होता है तो ये धनायनों को अपनी सतह पे अधिशोषित करती है। कले कणों पर अधिशोषित धनायन मृदा विलयन में घुलकर पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही मृदा में पोषक तत्वों के भंडारण में भी वृद्धि करते हैं। नंबर 4 है पोषक तत्वों का अधिशोषण। मृत्तिका के कणों का आकार बहुत महीन होता है, बहुत बारीक छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए इनकी सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इनके ऊपर ऋण आवेश होने के कारण धनायन भी अधिक अधिशोषित होते हैं। नंबर 5 बंधक प्रभाव। मृत्तिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक कोलाइड, दूसरा होता है कार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड्स में मुख्य रूप से ह्यूमस आता है, जो गहरे भूरे रंग का विच्छेदित यानी अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है। इन कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, यानी सिलिकेट कले की तरह ही ह्यूमस के कणों पर भी ऋण आवेश होता है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका या कले खनिज से बहुत अधिक होती है और उसका मान होता है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जो मृत्तिका खनिज से बहुत अधिक होती है। मृत्तिका खनिज की धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, जबकि कार्बनिक कोलाइड्स की 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम तक होती है। इसका निर्माण मुख्यतः C यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ऋण आवेशित होने के कारण इनकी सतह पर धनायनों की परत पाई जाती है। कार्बनिक कोलाइड्स या ह्यूमस के गुण। यह मृदा कणों को बांधकर उसकी संरचना में सुधार करता है। इसकी उपस्थिति से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमस के कणों पर भी ऋण आवेश होता है। ये धनायनों को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेते हैं। नंबर 3 ह्यूमस का रंग गहरा भूरा होता है। इसके कारण ये ताप को अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा ताप में बढ़ोतरी हो जाती है। ह्यूमस से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ह्यूमस के कारण मृदा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसका pH का मान अचानक से नहीं बदलता, यानी बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है। ह्यूमस मृदा में पोषक तत्वों का भंडार बढ़ जाता है। आयनिक प्रतिस्थापन। मृदा कोलाइड्स में एक जैसे आकार वाले और धनात्मक आवेश वाले आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। इसे आयनिक प्रतिस्थापन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोलाइड्स पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसे सिलिकॉन के स्थान पर एल्यूमिनियम आने के कारण कोलाइड्स पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है।
हम जानते हैं कि सिलिकॉन की संयुक्ता 4 होती है जबकि एल्युमिनियम की 3 होती है। अतः यदि एल्युमिनियम सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करता है तो वहाँ पे एक ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। अकार्बनिक क्लोराइड और कार्बनिक क्लोराइड्स में अंतर। अकार्बनिक क्लोराइड सिलिकेट क्ले और आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जबकि कार्बनिक क्लोराइड्स में ह्यूमस आता है। अकार्बनिक क्लोराइड्स की संरचना Si सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन तत्वों से बनती है, जबकि कार्बनिक क्लोराइड्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं से होता है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है, जबकि कार्बनिक क्लोराइड्स की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। अकार्बनिक क्लोराइड्स में ऋण आयन का मुख्य स्रोत OH समूह होते हैं, जबकि कार्बनिक क्लोराइड में ऋण आयन का स्रोत COOH OH समूह होते हैं। अकार्बनिक क्लोराइड्स की धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, जबकि कार्बनिक क्लोराइड्स की धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। अंत में इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालते हैं और आपको ये याद करने हैं। दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल स्टार साइंस और बन जाइए साइंस के स्टार। धन्यवाद, नमस्कार।